चलिए बेटा अपन लोग चलते हैं, शांति बनाए रखना आप लोग, ठीक है। तो आज अपन लोग थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे इस क्लास में, ठीक है बेटा। हाँ, थर्ड चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अपन लोग। तो आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, वो मैं किरचॉफ के नियम जा रहा हूँ। तो किरचॉफ के नियम में आपको पढ़ाऊंगा। तो किरचॉफ के नियम के बारे में देखो, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है। किरचॉफ के नियम के बारे में लाइन लिखी हुई है कि किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए? 2 नियम। कब दिए थे? 1842 में। किसने दिए थे? किरचॉफ ने। काय के नियम है ये? जटिल विद्युत परिपथ के। जटिल विद्युत परिपथ क्या होता है? ऐसा परिपथ जिसमें आप लोग ये पता नहीं लगा सकते कि कौन सा तार कहां से टूटा है, कहां लगाना है, और कौन से तार में किधर से धारा आ रही है, किधर धारा जा रही है। ऐसे परिपथ को बोलते हैं जटिल विद्युत परिपथ। और अगर आप उसको सही करना सीख गए तो आप ये मान लेना आप उसमें धारा का वितरण करना सीख गए। तो देखिए बेटा, मान लो फ्रिज है, किसी ने कहा फ्रिज सही कर दो, तो आपने देखा फ्रिज में कितने तार भरे रहते हैं अंदर। जब पीछे से ढक्कन खोलोगे तो तार समझ में नहीं आएगा कौन सा तार कहां से टूटा है, कहां लगाना है। तो ऐसे परिपथ को बोलते हैं जटिल विद्युत परिपथ। समझ गए? तो किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। कितने? 2 नियम। अब सुनो, मैं आपको किरचॉफ के नियम की कहानी सुनाता हूं। आज से 5 साल पुरानी बात कर रहा हूं। 5 साल पहले मैं कोचिंग पढ़ा करके घर के लिए पैदल पैदल आ रहा था। रात 9:30 बजे का वक्त था। बेरियल चौराहे की तरफ मैं एमएस रोड के किनारे किनारे धीरे धीरे पैदल टहलता हुआ आ रहा था। और जैसे ही मैं एसपी बंगला के सामने आया कि एसपी बंगला के उधर वाले कॉर्नर पे एक लोहे की पेटी रखी, आपने देखी होगी। उस लोहे की पेटी में एक इंसान घुसा हुआ था। उसके केवल पैर ही पैर निकल रहे थे, केवल पैर ही पैर। मैं रुका, मैंने कोई घटना तो नहीं घट गई। 2-3 मिनट बाद वो इंसान बाहर निकला। उसने उधर उधर देखा, उसको कोई दिखाई नहीं दिया। उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो मेरे से कह रहा, तुम क्यों भाई साहब कैसे खड़े हो? मैं, नहीं भाई साहब मैं तो आपको ही देख रहा था, मुझे कोई घटना तो नहीं घट गई है, आप इसमें घुसे थे। नहीं जी भाई साहब, घटना फटना कछु ना घटी। मेरे घर के टेलीफोन का तार टूट गया है और मैं उसको लगाने के लिए काफी प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन लगा नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने कहीं देखा है। भाई साहब देखा होगा कि प्रताप सर हो क्या जीवाजीगंज वाले में? हाँ, प्रताप सर ही है। सर आप तो इंजीनियर भी हो? बिल्कुल इंजीनियर है। तो सर आप थोड़ी सी कृपा कर दो, मेरे घर के टेलीफोन के तार को लगा दो। तो मैं, चलो भैया लगा देता हूँ। बेटा मजाक समझोगे, मैं उस लोहे की पेटी में अंदर घुस गया। जैसे ही लोहे की पेटी में अंदर मैं घुसा, मैंने देखा उसमें इतने तार भरे हुए थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा तार कहां से टूटा, कहां लगाना है, कौन से तार में किधर से धारा आएगी, किधर से धारा जाएगी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने काफी प्रयास किया और आधा घंटे हो गया मैं उसके घर के टेलीफोन के तार को सही नहीं कर सका, जोड़ नहीं पाया। उसने कहा, यार सर आप तो ऐसे इंजीनियर लगते हो, मुझको सही नहीं। भैया तुम कुछ भी समझो, मैं कैसा इंजीनियर हूँ, लेकिन अब मैं लगा नहीं पाऊंगा। वक्त बहुत ज्यादा 10 बज गए रात के, मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। मैं घर पे आ गया। घरे आओ, सो करके सुबह जगह, मम्मी बोली कि बेटा वो फ्रिज 2-3 दिन से काम नहीं कर रहा, चूहों ने उसके तार पार कतर दिए हैं, उसको देख लेता। बेटा मजाक समझोगे, सुबह मैंने फ्रिज को खोला 10 बजे के टाइम पे। जैसे ही पीछे से ढक्कन खोला तो उसमें इतने तार भरे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कौन सा तार कहाँ से टूटा, कहाँ लगाना है, कौन से तार में किधर से धारा आ रही है, किधर धारा जा रही है। मैंने काफी प्रयास किया, तो 3 घंटे हो गए, मैं फ्रिज को सही नहीं कर सका। मम्मी ने मेरे से कहा, अरे तो हमने वैसे ही पढ़ा, तो तुझे कुछ नहीं आता। बेटा आप देखो, दुख तो होता है। बेइज्जती महसूस जब मैं कर रहा था, 2 जगह मेरी बेइज्जती हो गई। एक तो रात में हो गई थी 9 बजे, और एक जिस घर पे हो गई थी दोपहर में। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मैंने मन में ठान लिया कि अब यहाँ मुरैना में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपना बैग सजाया। बैग सजा करके मैंने, या तो मैं दक्षिण भारत तमिलनाडु जाऊँगा और प्रैक्टिकली तौर पर इंजीनियरिंग करने के बाद तब मुरैना लौटूंगा। बेटा मैंने अपना बैग सजा लिया। बैग टांग के, मुझे पता है रात के 11 बजे जीटी एक्सप्रेस मुरैना के स्टेशन पे आती है। बैग टांग के और 9:30 बजे रात के घर से निकल गो। 10 बजे स्टेशन पे पहुंचो। बेटा मजाक समझोगे, स्टेशन पे पहुंचो तो मुरैना के स्टेशन की जी स्थिति है ऐसी। मुरैना के स्टेशन पे गो, एक कुर्सी पे बैठो, मुरैना के स्टेशन पे बोर्ड लगो। बोर्ड पे इस तरह लिखा हुआ था ऐसे, मुरैना के स्टेशन पे लिखा था मुरैना। बेटा मजाक समझोगे, मुरैना को मेरी आंखों में आंसू थे। मैं रो रहा था, रात के 10:30 बज रहे थे। कुर्सी पे बैठा था,
मैंने आंसू भरी आंखों से मुरैना के बोर्ड को ढंग से पढ़ा और ट्रेन का आने का अनाउंस हुआ। ट्रेन स्टेशन पे आएगी, मैं ट्रेन में बैठ के रोता हुआ ग्वालियर की तरफ जा रहा था। मैं सोच रहा था यार अब मैं पूरे मुरैना को छोड़ के घर बिना बताए जा रहा हूँ, बड़ा दुखी था। ट्रेन जैसे ग्वालियर के स्टेशन पर पहुंची, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। एक इंसान आवाज़ लगा रहा था, खाने का पैकेट लो, खाने का पैकेट लो। मैंने जल्दी से खिड़की में तो मुंह निकालो और मैंने उसके पीछे कि भैया एक पैकेट मुझको भी दे जा, लेकिन ध्यान रखना बेटा जब समय खराब होता है ना तो ऐसा ही होता है। उसने सुना नहीं, वो चला गया। मैं फिर खिड़की में से निकल के गेट पे आओ, गेट पे तो उतर के मैं पीछे पीछे दौड़ो, 4-5 डिब्बा चलने के बाद जब मैंने उसको पकड़ा कि भैया एक पैकेट मुझको भी दे जा, कि 30 रुपये तो खुले। मैंने उसको 30 रुपये दे दिए और 30 रुपये देने के बाद मैं पैकेट लेके ग्वालियर के स्टेशन पर पैदल पैदल अपने डिब्बे की तरफ आ रहा था कि ग्वालियर के स्टेशन पर बोर्ड पे ऐसे लिखा होता ग्वालियर जंक्शन। ग्वालियर के बोर्ड पे ऐसा लिखा होता बेटा ग्वालियर जंक्शन। मैं सीट पे आके बैठ के मैंने सोचो यार मुरैना पे खाली मुरैना लिखा है, ग्वालियर पे ग्वालियर जंक्शन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है। फिर मैंने सोचा अरे यार ऐसा होगा ग्वालियर बड़ी सिटी है और मुरैना छोटी है, इसलिए ग्वालियर पे क्या लिखा है जंक्शन और मुरैना पे क्या नहीं है, जंक्शन नहीं है। मैं बढ़िया चेन्नई पहुंच गो, 4 साल बढ़िया तैयारी की। तैयारी करने के बाद जब मैं घर लौटा तो मेरे घर वाले बहुत प्रसन्न हो गए और खुश देख करके मुझे, और मैं बहुत प्रसन्न था। 4 साल बाद जब सब कुछ सीख के आया तो मेरी बहन का फोन आया कि भैया ऐसा है कभी थोड़ा बहुत मिलने के लिए आया। तो बेटा मजाक समझोगे, घरे बैग रखे और मैं वापस लौट के मुरैना के स्टेशन पे आऊँ। मैं अपनी बहन से मिलने के लिए आगरा की तरफ बेटा धौलपुर जा रहा हूँ और धौलपुर गो तो धौलपुर के स्टेशन पे जैसे ही मैं उतरा तो धौलपुर के स्टेशन पे लिखा था धौलपुर जंक्शन। बस जब धौलपुर जंक्शन है पढ़ने में मूड खराब है वो कि यार ग्वालियर पे जंक्शन लिखो है, धौलपुर पे जंक्शन लिखो है, लेकिन मुरैना पे जंक्शन क्यों नहीं लिखो। और फिर मैं अगर जी कहूँ तो ग्वालियर बड़ा है तो इसलिए जंक्शन लिखा है, ये धौलपुर तो मुरैना से भी छोटा है, इस पे जंक्शन क्यों है। बेटा मजाक समझोगे, एक व्हाइट ड्रेस में टीसी खड़ा हो तो मैंने कि भाई साहब इधर आना। हाँ भाई साहब, नहीं ये बताओ तुमने ग्वालियर पे जंक्शन लिख दिया, धौलपुर पे जंक्शन लिख दिया, भाई साहब मुरैना पे जंक्शन क्यों नहीं लिखा है। कि ऐसा है भैया ग्वालियर पे 4 ओर से ट्रेनें आती हैं, भिंड से भी आती है, शिवपुरी से भी आती है, दतिया से भी आती है और मुरैना से भी जाती है, इसलिए इसको लिखा है जंक्शन। तो मैं भाई साहब जो बताओ धौलपुर पे कहाँ है, कि भाई साहब धौलपुर पे एक छोटी लाइन डली है जो बाड़ी बछड़ी जाती है, छोटी लाइन। तभी मैंने कही हमारे मुरैना पे तभी नाने, हमारे मुरैना पे तो आगरा से आते ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, हमारे मुरैना पे ना हम बातें आती की ना जोराकू जात की, इसलिए मुरैना के स्टेशन पे क्या नहीं लिखा है जंक्शन। जंक्शन एक इंग्लिश वर्ड है और जंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि। क्या बोलते हैं, संधि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संधि। चलो अब मैं आगे ले चलता हूं आपको। तो देखो बेटा बड़े ध्यान से देखना, किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने कितने नियम दिए, 2। किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए, 2 नियम। किसी जटिल विद्युत परिपथ में, इस लाइन को लिखना मत भूल जाना किरचॉफ के नियमों में, किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम उन्होंने क्या दिया बेटा, प्रथम नियम। और ये प्रथम नियम जो उन्होंने दिया था बेटा, ये प्रथम नियम देख लो एक बार ध्यान से। ये प्रथम नियम काय का नियम है बेटा, ये प्रथम नियम है बेटा धारा का नियम। ये प्रथम नियम काय का नियम है बेटा, ये प्रथम नियम है बेटा धारा का नियम। देखिए इसको मैं समझाता हूं, किरचॉफ का प्रथम नियम काय का नियम है, धारा का नियम। धारा के नियम में आप लोग देखेंगे तो देखिए मैं आपके सामने एक संधि बनाता हूं। देखिए एक लाइन, एक बिंदु मारकर मैंने उस पर 5 लाइनें को मिलाने का प्रयास किया है। देखो लो बड़े ध्यान से, ये इस तरह देखिए I1 धारा आ रही है, देखिए बेटा ये I2 धारा दूर जा रही है, देखिए बेटा ये I3 धारा दूर जा रही है, देखिए बेटा ये I4 धारा संधि की तरफ आ रही है, देखिए बेटा I4 धारा, I5 धारा संधि की तरफ आ रही है, संधि है। इस संधि को क्या बोलते हैं, जंक्शन। आपको बताइए जरूरी नहीं कि आप लोग 5 लाइनें मिलाएं, आप कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी मिला सकते हैं। ये संधि है। किरचॉफ के इस प्रथम नियम के अनुसार इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। इस किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। चिन्ह परिपाटी में मैं आपको बताऊं
चिन्ह परिपाटी मैंने लिखाई है। चिन्ह परिपाटी में संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। आपको पता है आने वाली धारा, संधि की तरफ आने वाली धारा, आने वाली धाराओं को कैसी लेते हैं? आने वाली धाराओं को हम लोग लेते हैं धनात्मक। संधि की तरफ आने वाली धाराओं को कैसी लेते हैं बेटा? धनात्मक। और जाने वाली धाराओं को, जाने वाली धाराओं को कैसी लेते हैं बेटा? ऋणात्मक। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। ये चिन्ह परिपाटी में बताना पड़ता है। ये संधि है, इसकी तरफ I1 धारा आ रही है तो I1 आ रही है प्लस की, I2 दूर जा रही है, काय की है बेटा? माइनस की। I3 संधि से दूर जा रही है, काय की है बेटा? माइनस की। I4 संधि पे जा रही है, कैसी है बेटा? प्लस की। I5 संधि पे जा रही है, कैसी है बेटा? प्लस की। इन सभी धारा का योग काय के बराबर होगा? 0 के। इसे बॉक्स में क्या कर देंगे? 1। नीचे लिखेंगे यह नियम, नीचे लिखेंगे बेटा ये किरचॉफ का प्रथम नियम, यह नियम आवेश संरक्षण की, यह नियम आवेश संरक्षण की, यह नियम आवेश संरक्षण की, आवेश संरक्षण के नियम के, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम के कैसा है बेटा? अनुकूल है। एक बार शुरू से इस नियम को आप लोग देखना, ठीक है बेटा? एक बार शुरू से आप लोग इस नियम को देखना, एक बार शुरू से बताता हूं आपको। किरचॉफ के नियम किसी जटिल विद्युत परिपथ में, जटिल तो आप जानते हो, फ्रीज है जिसको मैं सही नहीं कर पाया, जटिल ही तो है, उसको सही करना सीख गया है तो धारा का वितरण करना सीख गया। तो किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में, किसमें, कब? सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम, प्रथम नियम काय का नियम दिया? धारा का। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। चिन्ह परिपाटी में संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेती है। देखिए ये संधि है, ये I1 धारा आ रही है धनात्मक, ये I2 दूर जा रही है ऋणात्मक, ये I3 दूर जा रही है ऋणात्मक, I4 संधि पे जा रही है धनात्मक, I5 संधि पे जा रही है धनात्मक। इन सभी धाराओं को बीजगणितीय योग काय के बराबर होता है? 0 के। और ये किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ये किरचॉफ का पहला नियम हो गया। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा बेटा द्वितीय नियम। कौन सा नियम बेटा? द्वितीय नियम। तो ये पहला नियम था, आप देखिए बेटा आप लोग द्वितीय नियम। मैं आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम बताता हूं। किरचॉफ के नियम अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है और आपको आना चाहिए। ये द्वितीय नियम बता रहा हूं। दूसरा जो नियम है वो बेटा वोल्टेज का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम काय का बेटा? वोल्टेज का नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम काय का नियम है बेटा? वोल्टेज का नियम है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है, ये काय का नियम है बेटा? वोल्टेज का नियम है। द्वितीय नियम वोल्टेज का नियम, ठीक है। अब द्वितीय नियम में तो आपको चित्र बनाना सीखना पड़ेगा। देखो चित्र बनाना सिखाता हूँ। देखिए बेटा मैं आपको चित्र बनाना सिखाता हूँ। आप तो बड़े समझदार हैं और बिल्कुल शांति के साथ आप लोग देखेंगे। देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को चित्र बनाना सिखाता हूँ। अगर आप लोग चित्र बनाना सीख गए तो ये मान लेना फिर ये क्वेश्चन आपकी बिल्कुल पॉकेट में आ जाएगा। ये चित्र बनाना आप लोग सीखो। ये देखो इस चित्र में देखना, ये प्रतिरोध कितना है बेटा? कैपिटल R1। ये प्रतिरोध कितना है बेटा? R2। ये प्रतिरोध कितना है बेटा? R3। ये बैटरी लगी है प्लस माइनस का E1। ये वाली दूसरी बैटरी लगी है प्लस माइनस की बेटा E2। कितनी बैटरी है? 2। प्रतिरोध कितनी है? 3। तीनों के तीनों प्रतिरोध कैसे जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। 2 बैटरी है E1 E2। E1 वाली बैटरी से धारा कितनी बहेगी? I1 ऐसे आवेगी। E2 वाली बैटरी से धारा कितनी बहेगी बेटा? I2 ऐसे आवेगी। दोनों की धारा ऐसे आ जाएगी, ऐसे बहेगी। क्या बहेगी? धारा I1 प्लस I2 ऐसे धारा बहेगी बेटा, ऐसे। ये धारा ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। I1 प्लस I2 ऐसे धारा बहेगी बेटा, ऐसे। और तुम्हें इतना तो पता है जो बैटरी जितनी धारा देती है उतनी वापस ले लेती है। E1 वाली बैटरी कितनी धारा दे रही है? I1। तो वापस ऊपर कितना चला जाएगा? I1। E2 वाली बैटरी कितनी धारा दे रही है? I2। तो वापस कितना आ जाएगा बेटा? I2। ये हो गया। अब पॉइंट मान लो, ये बिंदु कौन सा है? A। इस वाले बिंदु का नाम क्या है? B। इस वाले बिंदु का नाम क्या है? C। इस वाले बिंदु का नाम क्या है? D। इस वाले बिंदु का नाम क्या है? E। इस वाले बिंदु का नाम क्या है? F। कितने बिंदु है? 6। A B C D E F। इसमें 2 बंद पर्वत है, एक बंद पर्वत ऊपर और दूसरा बंद पर्वत नीचे। एक बंद पर्वत तो देखो बेटा ये है, ये वाला। दूसरा बंद पर्वत देखो बेटा ये है।
कितने बंद परपत है? 2। दोनों में ऐसे ही घूमना पड़ेगा। ये किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टेज का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफलों का बीजयोग इस परिपथ के ही विद्युत वाहक बलों की बीजयोग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा I R बराबर सिग्मा E। तो मैं पता है सिग्मा I R लिखा है, सिग्मा I R बराबर सिग्मा E। तो देखिए सिग्मा I R बराबर सिग्मा E का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये I का मतलब क्या होता है? धारा। R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। धारा और प्रतिरोध के बीच में डॉट लगी है, डॉट काय का कार्य करती है? गुणा का। यहाँ दोनों जगह सिग्मा दिख रहा है बराबर के चिन्ह के इधर उधर। सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग। I का मतलब क्या होता है? धारा। R का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। ये धारा और प्रतिरोध के बीच में क्या लगी है? डॉट। ये डॉट काय का कार्य करती है? गुणा का। E का मतलब क्या होता है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है? बैटरी। सुनो ध्यान से, इस किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफलों का बीजयोग अरे इस परिपथ के ही विद्युत वाहक बलों के बीजयोग की क्या होता है? बराबर, अर्थात सिग्मा I R बराबर सिग्मा E। इस नियम के अनुसार, इस द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफलों का बीजयोग इस परिपथ के ही विद्युत वाहक बलों के बीजयोग के क्या होता है? बराबर, अर्थात सिग्मा I R बराबर सिग्मा E। इसमें भी चिन्ह परपाटी है। चिन्ह परपाटी में मैंने आपको लिखाया है, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक और इसके विपरीत क्या लेंगे? ऋणात्मक। ऐसे ही जब सेल में बैटरी में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल धनात्मक और धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल कैसा लेंगे? ऋणात्मक। कैसा लेंगे? ऋणात्मक। चलो आ जाओ, अब मैं एक एक से दोनों बंद परिपथों को हल करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या ले रहा हूं? सबसे पहले मैं लिख रहा हूं बंद परिपथ। सबसे पहले कौन सा बंद परिपथ ले रहा हूं? ऊपर वाला बंद परिपथ A B C D A में देखो कौन सा लिया है? बंद परिपथ A B C D A। बंद परिपथ A B C D। A से B पर जाऊंगा, B से C पे जाऊंगा, C से D पे जाऊंगा और लौट के आऊंगा A पर। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा लिख दूंगा मैं, वैसे आपको दिख रहा होगा। बंद परिपथ कौन सा है? A B C D A। बंद परिपथ कौन सा है? और अच्छा लिखूं और अच्छा लिख देता हूं, बंद परिपथ A B, बंद परिपथ A B C D A में कौन सा बंद परिपथ है? ये ऊपर वाला बंद परिपथ। एक नीचे हूं और एक दूसरा ऊपर है, तो दो बंद परिपथ है। तो बंद परिपथ कौन सा लिया? A B C D A में। आप मेरे साथ चलना, A से B पर, B से C पर, C से D पर और D से A पर। A B C D A ऐसे घूमेंगे, नीचे आने की अपनी औकात नहीं है। अपन ऊपर ही ऊपर वाले बंद परिपथ में घूमते रहेंगे। चलो घूमते हैं। A से B पे गए, B से C पे जाएंगे। प्रतिरोध कितना मिल गया? प्रतिरोध मिल गया R2। R2 में धारा कितनी बह रही है बेटा? I2। R2 में I2 धारा बह रही है ऐसे। R2 में कितनी धारा बह रही है? I2। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, धारा आगे से आ रही थी, काय को आगे माइनस को। अब गए ऊपर, R1 में कितनी धारा बह रही है? I1। ये लिखा है बेटा R1 में I1 धारा बह रही है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, धारा भी ऊपर ही जा रही है, तो ये कैसा आ गया बेटा? धनात्मक। अब लौट के नहीं आ गए तो बराबर का चिन्ह लगाओ। अब देखो बैटरी देखने चल रहे हैं, बैटरी मिलेगी E2, लेकिन प्लस के माइनस में जा रहे हैं तो E2 बैटरी क्या की आएगी बेटा? माइनस की। अब ऐसे गए, हम माइनस के प्लस में जा रहे हैं तो E1 बैटरी क्या की आएगी बेटा? प्लस की। क्या की आएगी? प्लस की। द्वारा देखो बंद परिपथ A B C D A में ऐसे घूमेंगे, ऐसे A से B पर, B से C पर, C से D पर, D से A पर, ऐसे घूमेंगे। ऐसे गए, R2 में कितनी धारा बह रही? I2, तो R2 I2। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, धारा आगे से आ रही थी, क्या आएगा? माइनस को। अब ऊपर गए, R1 में कितनी धारा बह रही है? I1, तो R1 I1। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, धारा भी ऊपर ही जा रही थी, धनात्मक। अब लौट के नहीं आएंगे। अब बैटरी देखने चल रहे हैं, प्लस के माइनस में गए, प्लस से माइनस में गए तो E2 बैटरी क्या की? माइनस की। अब ऊपर गए, हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो E1 बैटरी क्या की आएगी? प्लस की। अब बंद परिपथ लेंगे नीचे को, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं बंद परिपथ, बंद परिपथ, बंद परिपथ B E F C B में, कौन से में? B E F C B में नीचे नीचे घूमेंगे। तुम्हें पता है ऐसे चलेंगे, B से E पर, E से F पर, F से C पर, C से F पर, ऐसे ऐसे घूमेंगे। तो अब हम लोग ऐसे गए, R3 में कितनी धारा बह रही है? I1 प्लस I2। लिखो बेटा I1 प्लस I2 प्लस, अब ऐसे गए R2 में कितनी धारा बह रही है? I2, तो ये लिखा है R2 I2। अब ऐसे आएंगे, B पे लौटे आए, बराबर का चिन्ह लगाओ। बैटरी देखो, बैटरी तो नहीं मिल रही, इसमें नहीं मिल रही, मिल गई, माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो E2 बैटरी क्या की आएगी बेटा? प्लस की। क्या की आएगी? प्लस की। और आप लोग समझदार है, एक एक अक्षर मेरे से पूछ सकते हैं, एक एक अक्षर मेरे से पूछ लेना, समझ गए? और एक बात और है,
ये द्वितीय नियम है किरचॉफ का, ये है नियम, द्वितीय नियम है ना, ये है नियम ऊर्जा संरक्षण के, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के कैसा है, अनुकूल है। ये द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। खत्म हो गया। एक बार शुरू से पूरा का पूरा समझ लो। किरचॉफ के नियम यही है आपके सामने जो मैंने बोर्ड पे छापे हैं। चलो आ जाओ। किरचॉफ के नियम, किसी जटिल विद्युत परिपथ में धारा का वितरण ज्ञात करने के लिए सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे। कितने? 2। किरचॉफ का प्रथम नियम काय का नियम है? धारा का। किरचॉफ का द्वितीय नियम काय का है? वोल्टेज का। प्रथम नियम धारा का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर, ये संधि है बीच में जिसको मैं जंक्शन बोल रहा था, संधि, इस संधि पर कितनी धारा मिल रही है? 5। इस नियम के अनुसार, इस प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। चिन्ह परिपाटी में हमने बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से जाने वाली धाराओं को कैसी लेती है? ऋणात्मक। आप देखिए ये संधि है, I1 धारा आ रही है धनात्मक, I2 दूर जा रही है ऋणात्मक, I3 दूर जा रही है ऋणात्मक, I4 संधि पे जा रही है धनात्मक, I5 संधि पे जा रही है धनात्मक। इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग काय के बराबर होता है? 0 के। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अब द्वितीय नियम काय का? वोल्टेज का। इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा I और प्रतिरोध R के गुणनफलों का बीजीय योग इस परिपथ के ही विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के क्या होता है? बराबर, अर्थात सिग्मा I R बराबर सिग्मा E। सिग्मा क्या होता है? बीजीय योग। I क्या होती है? धारा। R क्या होता है? प्रतिरोध। E क्या होता है? विद्युत वाहक बल। ये I और R के बीच में क्या लगी है? डॉट। ये काय का कार्य करती है? गुणा का। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजीय योग इस परिपथ के ही विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के क्या होता है? बराबर, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। चिन्ह प्रपाठी में जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक, इसके विपरीत कैसे लेंगे? ऋणात्मक। ऐसे आप देखो, ये देखिए ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3, ये तीनों प्रतिरोध कैसे जोड़े गए? समांतर में। 2 बैटरी लगी है E1 E2, E1 से धारा बहेगी I1 और E2 से धारा बहेगी I2। ध्यान रखना, जो बैटरी जितनी धारा देती है उतनी वापस ले लेती है। तो I1 I2 धारा ऐसे आके मिलेगी I1 प्लस I2। अब लौट के जाएगी I1 प्लस I2, इसको 2 रास्ते मिलेंगे। तो E2 में कितनी आ जाएगी? I2, और E1 में कितनी पहुंच जाएगी? I1। इस तरह इन दोनों परिपथों में धारा बहती रहेगी। इसमें 6 बिंदु मानने हैं, A B C D E F। इसमें 2 बंद परिपथ हैं, एक ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। ऊपर वाला बंद परिपथ कौन सा है? A B C D A में। अब हम लोग ऐसे चलेंगे, R2 में कितनी धारा बह रही है? I2, तो R2 I2। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, धारा आगे से आ रही है तो माइनस का। अब ऊपर गए, R1 में कितनी धारा बह रही है? I1, तो R1 I1। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, धारा भी ऊपर जा रही तो धनात्मक, जहां तक आ जाओ, बराबर को चिन्ह लगाओ। अब अपन ऐसे चल रहे हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो E2 बैटरी क्या की है? माइनस की। अब माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो E1 बैटरी क्या की है? प्लस की। अब बंद परिपथ नीचे वाले लेंगे, B E F C B, ये देखो B E F C B। अपन ऐसे गए, R3 में कितनी धारा बह रही है? I1 प्लस I2, धनात्मक, प्लस। अब ऐसे गए, R2 में कितनी धारा बह रही है? I2, तो R2 I2। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, धारा भी ऐसी जा रही है तो धनात्मक, लौट के जाएगी। अब बैटरी देख रहे हैं, बैटरी नहीं, हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं, E2 बैटरी क्या की है? प्लस की। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ध्यान रखना, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु का नियम है और किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद परिपथ का नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम धारा का नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज का नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। और एक बात और है, धारा वितरण संबंधी नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो धारा वितरण संबंधी नियम वैज्ञानिक किरचॉफ ने दिए थे। कब? 1842 में। ध्यान रखा करो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। एमपी बोर्ड में एक बार नहीं, कई बार पूछा गया इसको, और लास्ट बार एमपी बोर्ड में इसको 2018 में पूछा गया। कब? 2018 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोटो खींच लो आंखों में इसका, आंखों में इसका फोटो खींच लो, आंखों में इस क्वेश्चन का फोटो खींच लो। खींच लिया? तो चलो फिर मैं आपको आगे ले चलूं। चलो मैं अब आपको आगे ले चलता हूं, टेंशन क्यों ले रहे बेटा? चलो मैं अब आपको कहां ले चलता हूं? आगे चलो। चलिए, तो अब मैं आपको बताऊंगा व्हीटस्टोन सेतु। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा बेटा,
बिल्कुल शांति बनाए रखा करो आप लोग तो। बिल्कुल शांति बनाए रखें, बड़े प्रेम पूर्वक मैं अब आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। चलो बेटा, अब आप लोग हीट स्टोन सेतु निकाल लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा हीट स्टोन सेतु क्या होता है। तो हीट स्टोन सेतु बड़ा अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का, और ये थर्ड चैप्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है हीट स्टोन सेतु। तो मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वो काय की करूंगा, हीट स्टोन सेतु की। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं, हीट स्टोन सेतु, हीट स्टोन सेतु, ठीक है। अब हीट स्टोन सेतु को आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। हीट स्टोन सेतु को आप लोग बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं इसको चित्र बनाता हूं, हीट स्टोन सेतु का चित्र। तो हीट स्टोन सेतु का चित्र बनाने के लिए आपकी नजर तो बोर्ड पे रहना चाहिए, तो बोर्ड पे नजर तो रखनी पड़ेगी। एक बिंदु मान लिया, ये देखो दूसरा बिंदु मान लिया, ये देखो तीसरा बिंदु मान लिया, ये चौथा बिंदु मान लिया, 4 बिंदु मानिए। और चारों बिंदुओं को देखो बेटा इस तरह मुझे जोड़ना पड़ेगा, ऐसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, चारों बिंदु ऐसे जोड़ दोगे। एक तार ऐसे ले लो या नीचे ले जाओ सीधो, दूसरा तार बेटा ऐसे ले लो या ऐसे ले जाओ नीचे बेटा सीधो, ऐसे ऐसे बैटरी लगाओ जहाँ, कुंजी लगाओ जहाँ, ऐसे ऐसा तो कर लोगे। काम तो घर के मामले हैं, ये तो करने पड़ते हैं। बिंदुओं को थोड़ा डार्क कर सकते हैं आप लोग ऐसे, ठीक है। ये बिंदु कौन सा है ए, ये बिंदु कौन सा है बी, ये कौन सा है सी, ये कौन सा बिंदु है डी, ये प्रतिरोध कौन सा है पी, ये कौन सा है क्यू, ये कौन सा प्रतिरोध है आर, ये कौन सा है एस। कितने प्रतिरोध है? 4, 2 ऊपर है और 2 नीचे। अब सुनो, अब जब एक तार बीच में और जोड़ लो, ये धारा मापी लग गई जी, धारा मापी लग गई। एक कुंजी और लगा लो K2, एक कुंजी ये लगी है K1, ये दबाने वाली है, टच करने वाली कुंजी है। यहाँ पर एक बैटरी लगा ली मैंने E, यहाँ से कुंजी को दबाएंगे तो बैटरी से धारा कितनी जाएगी? I धारा कौन से बिंदु पर पहुंचेगी? A पर। अब ध्यान से देखो बेटा, बोर्ड पर नजर तो रखनी पड़ेगी। हीट स्टोन सेतु ये कहता है कि संतुलन की स्थिति में ऊपर के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। तो मैं अब जो आपसे चर्चा करने वाला हूं वो काय की करने वाला हूं? हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत की। तो हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है कि संतुलन की स्थिति में ऊपर के प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। ये पूरा का पूरा हीट स्टोन सेतु है ना, ये संतुलन में कब आता है? जब बीच में से धारा मापी को हटा देती है। बीच में से धारा मापी को आप हटा देंगे तो ये हीट स्टोन सेतु वो संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। सर धारा मापी को हटाने से ये कैसे संतुलन की स्थिति में आ जाएगा? जैसे ही धारा मापी को हटा देंगे तो ऊपर के प्रतिरोधों में बहने वाली धारा नीचे के प्रतिरोधों में बहने वाली धारा के बराबर हो जाएगी। तो आपको पता है ऊपर और नीचे जब धारा बराबर बहेगी तो ये हीट स्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में ऊपर के जो प्रतिरोधों का अनुपात होता है, ऊपर के प्रतिरोध कौन से हैं? पी क्यू, इनका अनुपात क्या बनेगा बेटा? पी बटे क्यू। नीचे के प्रतिरोध कौन से हैं? आर एस, इनका अनुपात क्या बनेगा बेटा? आर अपॉन एस। तो तुम्हें पता है संतुलन की स्थिति में ऊपर के प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। अर्थात पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। ये समझ रहे हैं ना? मैं कह रहा हूं हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है संतुलन की स्थिति में ऊपर के प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है? बराबर। अर्थात P बटे Q बराबर R बटे S।
अब सुनो इसकी संरचना की मैं बात कर रहा हूं। इसकी संरचना में इसमें 4 प्रतिरोध, कितने 4, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S एक वर्ग की चारों भुजाओं पर जोड़े गए हैं। ध्यान रखना, वर्ग उसको बोला जाता है जिसके आमने सामने की चारों भुजाएं एक दूसरे के कैसे हो, बराबर। तो इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S एक वर्ग की चारों भुजाओं पर जोड़े गए हैं। बिंदु B और D के मध्य एक धारामापी G और कुंजी K2 जुड़ी है और बिंदु A और C के मध्य एक बैटरी E तथा कुंजी K1 जुड़ी है। कैसी गई, थोड़ा पे नजर रखा करो। मैं कह रहा हूं इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S एक वर्ग की चारों भुजाओं पर जोड़े गए हैं। बिंदु B और D के मध्य एक धारामापी G तथा कुंजी K2 जुड़ी है और बिंदु A तथा C के मध्य एक बैटरी E तथा कुंजी K1 जुड़ी है। और ये व्हीटस्टोन सेतु है, तुम जानते हो संतुलन में कब होगा, जब बीच में से किसको हटा देंगे, धारामापी को। तो धारामापी को हटाते ही संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है कि संतुलन की स्थिति में ऊपर के प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। आप बताओ ऊपर के प्रतिरोध कौन से है, PQ, इनका अनुपात क्या बनेगा, P/Q। नीचे के प्रतिरोध कौन से, RS, इनका अनुपात क्या बनेगा, R/S। तो संतुलन की स्थिति में ऊपर के प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। इसकी संरचना की बात करें, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S एक वर्ग की चारों भुजाओं पर जोड़े गए हैं। बिंदु B तथा D के मध्य एक धारामापी G तथा कुंजी K2 जुड़ी है और बिंदु A और C के मध्य एक बैटरी E तथा कुंजी K1 जुड़ी है। अब कार्यविधि सुन लो। कार्यविधि में जब कुंजी K1 व K2 को दबाया जाता है तो बैटरी से धारा I प्रवाहित होने लगती है। ये धारा I बिंदु A पर पहुंचकर I1 व I2 दो भागों में विभक्त हो जाती है। I धारा बिंदु A पर पहुंचकर दो भागों में बटेगी। काय में I1 व I2 में विभक्त हो जाती है। I1 व I2 में जैसे विभक्त हो जाएगी, I1 धारा बिंदु B पर पहुंचकर I3 व IG में विभक्त हो जाती है। ये I3 में जाएगी, इतने I4 होना चाहिए, लेकिन धारा मापी की वजह से कितनी धारा बहेगी, IG। ये I2 धारा बिंदु B पर आएगी, IG से मिलकर कौन सी धारा बहेगी बेटा, I4। तो बैटरी कितनी धारा दे रही, I, तो वापस कितनी धारा आ जाएगी बेटा, I। कितनी आ जाएगी, I। एक बार आप लोग शुरू से फिर देख लो, मैं तो घर का मामला में तो 4 बार भी बता सकता हूँ। बारह देखो, जब कुंजी K1 व K2 को दबाते हैं तो बैटरी से धारा I प्रवाहित होने लगती है। ये धारा I बिंदु A पर पहुंचकर I1 व I2 दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये I1 धारा बिंदु B पर पहुंचकर I3 व IG में विभक्त हो जाती है। ये I2 धारा बिंदु D पर पहुंचकर IG से मिलकर I4 का निर्माण करती है और ये बैटरी जितनी धारा देती है उतनी वापस दे देती है। नहीं समझी, दोबारा देखो। जब कुंजी K1 व K2 को दबाते हैं तो बैटरी से धारा I प्रवाहित होने लगती है। ये धारा I बिंदु A पर पहुंचकर I1 व I2 दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये I1 धारा बिंदु B पर पहुंचकर I3 व IG में विभक्त हो जाती है। ये I2 धारा बिंदु D पर पहुंचकर ऊपर से IG आ रही है, उससे मिलकर I4 का निर्माण करती है। तो स्वाभाविक है बैटरी जितनी धारा देती है उतनी वापस दे देती है। समझ गए। और संतुलन की स्थिति में ऊपर के प्रतिरोधों का अनुपात नीचे के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है, बराबर, अर्थात P/Q बराबर R/S। इतना तो आपको भाषा याद करनी पड़ेगी, कर लोगे ना, इतनी भाषा तो आप लोग याद कर लोगे ना। हाँ कर लोगे तो अच्छी बात है। चलो कहो तो आगे चलो। अब चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ, चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ बेटा, ठीक है, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। चलो अब चलो मैं आपको आगे ले चलता हूं। देखो अब मैं लिख रहा हूं बेटा किरचॉफ के प्रथम नियम से। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम को मैं लगा रहा हूं, कौन से बिंदु पर लगा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु B पर। किरचॉफ के प्रथम नियम से कौन से बिंदु पर, बिंदु B पर। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु B पर, किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। बिंदु B पर देखो I1 धारा जा रही है, I1 जा रही है तो कैसी है, धनात्मक। IG दूर आ रही है, IG दूर आ रही है, कैसी है बेटा, ऋणात्मक। I3 दूर जा रही है, कैसी है बेटा, ऋणात्मक। इन तीनों धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होगा 0 के। देखो
किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु बी पर I1 बी की तरफ जा रही है धनात्मक, IG I से दूर जा रही है, दोनों ऋणात्मक, तीनों धाराओं का बीजगणितीय योग काय के बराबर होगा 0 के। तुम्हें पता है संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या हो जाता है 0। तो यहाँ लिख रहा हूं संतुलन की स्थिति में, काय की में बेटा, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या हो जाएगा 0। IG 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा I1 माइनस का I3, तो I3 को उधर भेज दो, उधर जाके I3 क्या हो जाएगा प्लस का, I1 काय के बराबर हो जाएगा I3 के। इसको समीकरण क्या मान लो 1। अब मैं किरचॉफ का दूसरा, किरचॉफ का प्रथम नियम पहले बिंदु बी पर लगा, अब लगाऊंगा बिंदु डी पर। तो किरचॉफ का पहला नियम कौन सी बिंदु पर लगाऊंगा, बिंदु डी पर। अब बिंदु डी पर देखो I2 आ रहा है, I2 धारा आ रही है तो धनात्मक, ऊपर से IG आ रही है, IG आ रही है तो बेटा धनात्मक, IG4 दूर जा रही है, दूर जा रही है तो कैसी है ऋणात्मक। इन सबका योग क्या के बराबर होगा 0 के। तुम्हें पता है संतुलन की स्थिति में, तुम्हें पता है बेटा संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या करना पड़ेगा 0। ये 0 हो जाएगा तो तुम्हें पता है I2, I4 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा प्लस का, I2 बराबर I4। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 2। ये किरचॉफ का मैंने पहला नियम लगाया, देख लो ध्यान से, कहीं अटको तो मुझको टोकना, कहीं अटको तो मुझको टोकना, आप लोग समझ गए, कहीं आप लोग अटकने की स्थिति हो तो मुझको टोकना। चलो आया फिर ले चलता हूं आगे। किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु बी पर, बिंदु बी पर देखो I1 धारा जा रही है धनात्मक, I3 दूर जा रही है ऋणात्मक, I3 बी से दूर जा रही है ऋणात्मक। जो धारा संधि की तरफ आती है उसको धनात्मक और जो संधि से दूर जाती है उसको ऋणात्मक लेते हैं। बिंदु बी संधि है, I1 बी की तरफ जा रही है धनात्मक, IG I3 दूर जा रही है तो दोनों ऋणात्मक, तीनों का योग काय के बराबर है 0 के। संतुलन की स्थिति में IG का मान 0 तो IG हट जाएगा, तो I1 I3 उधर जाके क्या होगा प्लस का, बॉक्स में बंद कर लो, समीकरण क्या मान लो 1। अब बिंदु डी पर आ जाओ, बिंदु डी पर देखो I2 आ रही है धनात्मक, ऊपर से IG आ रही है धनात्मक, I4 दूर जा रही है ऋणात्मक, तीनों धारा का योग काय के बराबर होगा 0 के। संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या है 0, तो I2 I4 उधर जाके प्लस का होगा, तो I2 बराबर I4, समीकरण क्या मान लेंगे 2। अब मैं आपको बताऊं, अब लगाऊंगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए लिख रहा हूं मैं, देखिए मैं लिख रहा हूं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। कौन से नियम से, द्वितीय नियम से। किरचॉफ का दूसरा नियम बंद परपथ का नियम है, काय का, बंद परपथ का। तो एक बंद परपथ तो इधर बनना है आपके सामने, तो दूसरा बंद परपथ बेटा इधर बनना है, एक इधर है और दूसरा इधर है। पहले ये बंद परपथ लेना पड़ेगा, तो लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बंद परपथ, मैं लिख रहा हूं बेटा बंद परपथ कौन सा है, ए बी डी ए में। कौन सा बंद पर्वत है, ए बी डी ए में। इसी में घूमते रहेंगे ऐसे, ए से बी पे जाएंगे, बी से डी पर, डी से पर, ऐसे घूमेंगे। ए से बी पे गए, प्रतिरोध कितना मिल गया बेटा P, यहाँ में धारा कितनी बह रही है I1, तो P I1। अपन लोग ऐसे जा रहे हैं, धारा भी ऐसी जा रही है तो धनात्मक। अब ऐसे आएंगे G में कितनी धारा बह रही है IG, तो देखो बेटा G IG। अपन लोग ऐसे आ रहे हैं, धारा भी ऐसी आ रही है तो देखो बेटा कैसी है धनात्मक। अब ऐसा लौटेंगे, R में कितनी धारा बह रही है बेटा I2, तो R I2। अपन लोग ऐसे जा रहे हैं, धारा आगे से आ रही है देखो, तो ये ऋणात्मक, बराबर क्या हो जाएगा 0। तुम्हें पता है संतुलन की स्थिति में IG का मान क्या हो जाता है 0। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में GIG का मान क्या हो जाता है 0। तो GIG का मान 0 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा PI1 RI2 उधर भेज दो, ये तो 0 हो गया, PI1 का PI1 ये 0 हो गया, तो RI2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया RI2। ऐसे बॉक्स में क्या कर दूंगा बंद, समीकरण क्या मान लूंगा बेटा 3। अब देखो बंद परपथ कौन सा लूंगा, अब मैं लूंगा बेटा, अब मैं लूंगा बंद परपथ। अब मैं कौन सा बंद परपथ लूंगा, बंद परपथ कौन सा, BCDB, बंद परपथ BCDB में। ऐसे घूमेंगे ऐसे, B से C पर, C से D पर, D से B पर, ऐसे। तो ऐसे B से C पर आएंगे तो प्रतिरोध कितना है Q, यहाँ में धारा कितनी बहेगी I3, तो QI3। अपन ऐसे आ रहा है, धारा ऐसे आ रही है तो धनात्मक। अब ऐसे आएंगे, S में कितनी धारा बह रही है I4, SI4। अपन नीचे आ रहे हैं, धारा नीचे से आ रही है तो ऋणात्मक। अब बीच में लौटेंगे तो GIG, G में कितनी धारा बह रही है IG। अपन नीचे से जा रहे हैं, धारा ऊपर से आ रही है तो ऋणात्मक। इन सबका योग काय के बराबर होगा 0 के। संतुलन की स्थिति में आपको पता है, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में GIG का मान क्या होता है 0। ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा GIG का मान, जब 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा, GIG का मान 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा QI3 और SI4 उधर भेज दो,
एस आई 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। इसे बॉक्स में बंद करके समीकरण क्या मान लूंगा 4। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है। जे पी है, जे क्यू है, जे आर है, जे एस है। मुझे चाहिए पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। तो तुम्हें पता है मैं यही निकाल दूंगा। देखो इतनी जगह में मैं आपके सामने उत्तर निकाल दूंगा। इतनी जगह में मैं लिख दूंगा समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या देने पर बेटा, भाग देने पर। चलो भाग देता हूं। देखो पी आई 1 बराबर आर आई 2, इनके बटे में भाग दो इसका क्यू आई 3 बटे में एस आई 4। तुम्हें पता है आई 1 आई 3 के बराबर है, आई 2 आई 4 के बराबर है। आई 1 आई 3 के बराबर है, आई 2 आई 4 के बराबर है समीकरण 1 व 2 से। तो ये आपस में देखो बेटा चटक गए, ये आपस में चटक गए। तो क्या बचेगा पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। यही मुझे निकालना था, प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ये व्हीटस्टोन सेतु है। अब प्रत्येक बच्चे को निकालना तो पड़ेगा बेटा, हाँ ये ऐसा थोड़ी काम चलेगा। आपको आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए बेटा, समझ गए। हाँ ये प्रत्येक बच्चे को आना चाहिए, और ये आपको आ गया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहो तो आगे चलूं। अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा आगे, ठीक है। तो चलो आगे ले चल रहा हूं, तैयार कर लेना इसको। अब मैं आपको ले चलता हूं, देखो बेटा आगे। फोटो फोटो खींच लिया करो साथ ही साथ। वो साफ हो गया, 2 मिनट रुको। चलो चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूं आगे, ठीक है। चलो आगे ले चलता हूं, ठीक है बेटा। चलो अब मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, तो व्हीटस्टोन सेतु के बाद ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है मीटर सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के बाद सीधा सीधा कोई क्वेश्चन का अगर कोई आता है तो कौन आता है बेटा, मीटर सेतु। तो मीटर सेतु ही पढ़ाऊंगा आपको। तो मीटर सेतु में सबसे पहले तो आप लोग मीटर सेतु को बनाना सीखें। हाँ चित्र तो आपको बनाना आना चाहिए बेटा मीटर सेतु में। ये देखो, ये देखो मीटर सेतु पढ़ रहे हैं ना, तो मीटर सेतु का सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, चित्र बनाना। ये जो तार है ना, मैग्नीज धातु का तार है, मैग्नीज का, थोड़ा डार्क करना पड़ेगा आपको तार, ठीक है। इसके ऊपर एक स्केल लगा दो ऐसे, ये स्केल, ये स्केल लग गई। समझ गए। यहाँ एक प्रतिरोध बॉक्स लगाना पड़ेगा, बॉक्स बेटा लगाने पड़ती है। ये प्रतिरोध बॉक्स है आर बी, यह अज्ञात प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। ये आर है, ये एस है, ठीक है। इसमें नंबर मानने पड़े 0, 20, 40, 60,
80 100। एक तार यहाँ से लेना पड़ेगा ऐसे, हाँ ये धारा मापी है बीच में, कैपिटल जी। ये कौन सा बिंदु है ए, ये कौन सा बिंदु है बी, ये कौन सा है सी, ये कौन सा है डी। एक तार नीचे ले लो, बैटरी लग गई, ये कुंजी लग गई, प्लस माइनस ये बैटरी है, ये कितनी है दूरी एल सेंटीमीटर, ये कितनी है 100 माइनस एल, दिमाग में इकाई में सेंटीमीटर में, समझ रहे हो। ये ए एम है, ये सी वाई है, ये एन एक्स, समझो। ये प्रतिरोध कितना है पी, ये कितना है क्यू। अब सुन लो, मीटर सेतु का जो सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, देखो लिख रहा हूं, देखिए लिख रहा हूं, मीटर सेतु, या ऐसे लिख दूं, नीचे लिख दूंगा, भाषा नीचे लिख, आर का मतलब ये प्रतिरोध बॉक्स है क्षेत्र में, ये क्या है प्रतिरोध बॉक्स, ये प्रतिरोध बॉक्स है ये, और ये क्या है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात में कौन सा है विशिष्ट। अब बेटा देखो चित्र तो मैंने बना दिया, आप सबकी नजरें कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे, सब लोग बोर्ड पे नजरें डाल लो, ठीक है। इसको सेल मान ले सी। और सुन लो बेटा, मीटर सेतु का जो सिद्धांत है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, काय पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। इस मीटर सेतु के द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध क्या किया जाता है, ज्ञात। ज्ञात किया जाता है। अब सुन लो, सुनो ध्यान से, मीटर सेतु पढ़ रहे हैं, तो मीटर सेतु का सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इस मीटर सेतु के द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट धातु का क्या होता है, तार, जिसके ऊपर 1 मीटर लंबा स्केल कसा रहता है। इसमें AM तथा CY दो कैपिटल L आकार की पीतल की पत्तियां होती हैं। इन पत्तियों के बीच में एक अन्य पत्ती NX लगी रहती है। ये पत्तियां बेटा पेच की सहायता से कसी रहती हैं। इसमें एक तरफ प्रतिरोध बॉक्स RB तथा दूसरी तरफ अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा रहता है। मीटर सेतु पढ़ रहे हैं, कैसे लिखेंगे, मीटर सेतु का सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इस मीटर सेतु के द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट धातु का क्या होता है, तार। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लिखा गया 0, 20, 40, 60, 80, 100, समझ रहे नहीं। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नेट धातु का तार होता है, जिसके ऊपर 1 मीटर लंबा स्केल कसा रहता है। इसमें AM तथा CY दो कैपिटल L आकार की पीतल की क्या होती है, पत्तियां। इन पत्तियों के बीच में एक अन्य पत्ती NX लगी रहती है। ये पत्तियां पेच की सहायता से कसी रहती हैं। इसमें एक तरफ प्रतिरोध बॉक्स RB तथा दूसरी तरफ अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा रहता है। समझ गए। इतना लिखने के बाद अब इसकी कार्यविधि सुनो। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S बिंदु AB, BC, AD तथा CD के मध्य जोड़े गए हैं। देखो AB के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, P, BC के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, Q, AD के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, R, CD के बीच में कौन सा प्रतिरोध है, S। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S बिंदु AB, BC, AD तथा CD के मध्य जोड़े गए। इसमें सेल तथा कुंजी भी जुड़े हैं। माना कि बिंदु A से संतुलन बिंदु B के बीच की दूरी L सेंटीमीटर है, तो B और C के बीच की दूरी कितनी है, 100 माइनस L सेंटीमीटर। समझ रहे कि नहीं। अगर बिंदु A से B के बीच की दूरी L सेंटीमीटर है, तो ये कितनी है, 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो देखो बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ AB के बीच की दूरी कितनी है,
L सेंटीमीटर। BC के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ लिख रहा हूं 100 माइनस L सेंटीमीटर। तुम्हें पता है इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है x, तो AB के बीच का प्रतिरोध कितना है P, तो AB को हटा के क्या लिखेंगे P, L में क्या लगेगा x। BC के बीच का कितना प्रतिरोध है बेटा Q, तो BC को हटा के क्या लिखेंगे Q। 100 माइनस L में क्या लगेगा बेटा x, यहाँ लिखेंगे इसका सिद्धांत क्या पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पर। तो व्हीटस्टोन सेतु से क्या होता है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत P बटे Q बराबर R बटे S। जो P है जो Q है, P को मान 0, Q को मान 0, P को मान कितना है LX, Q का मान कितना है 100 माइनस LX बराबर कितना है R बटे S। x के x चटक को s को l से गुणा करो कितना हो जाएगा ls। 100 माइनस l को r से करेंगे तो r ब्रैकेट में 100 माइनस l, s का मान चाहिए s के 100 अज्ञात या क्या करना अज्ञात, s को मान चाहिए l का भाग दो तो s बराबर हो जाएगा r ब्रैकेट में 100 माइनस l बटे में l। यही सूत्र निकला होगा हमें जब प्रतिरोध r s को क्या में नापेंगे ओम में। खत्म है वो, खत्म है वो। अब देखो आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी। मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु। मीटर सेतु का सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इस मीटर सेतु के द्वारा किसी चालक तार का प्रतिरोध अथवा विषय प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन धातु का क्या होता है तार, कौन सी धातु का, मैग्नीन। देखो ये लिखा है इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन, कौन सी धातु का, मैग्नीन धातु का क्या होता है तार। मैग्नीन नहीं होगा तो कांस्टेंटन हो सकता है, बोर्ड में पूछ सकता है कांस्टेंटन। इसमें 1 मीटर लंबा मैग्नीन धातु का तार होता है जिसके ऊपर 1 मीटर लंबा स्केल कसा रहता है। इसमें AM तथा CY 2 कैपिटल L आकार की पीतल की पत्तियां होती है। इन पत्तियों के बीच में अन्य पत्ती NX लगी रहती है। ये पत्तियां पेच की सहायता से कसी रहती है। इसमें एक तरफ प्रतिरोध बॉक्स RB तथा दूसरी तरफ अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा रहता है। इतना तो लिखना पड़ेगा। अब इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R तथा S बिंदु AB, BC, AD तथा CD के मध्य जोड़े गए हैं। इसमें सेल तथा कुंजी भी जुड़े हैं। माना कि बिंदु A से समतुल्य बिंदु B के बीच की दूरी L सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो AB के बीच की दूरी AB बराबर L सेंटीमीटर, BC की बीच की दूरी BC बराबर 100 माइनस L सेंटीमीटर। इकाई लंबाई का प्रतिरोध कितना है X, तो AB के बीच का प्रतिरोध कितना है P, तो AB को हटा के P लिखेंगे, L में X लगाएंगे। BC के बीच का प्रतिरोध कितना है Q, तो BC को हटा के Q लिख के 100 में L X लगाएंगे। जो P को मान है जो Q को मान है। इसका सिद्धांत काय पर आधारित है, व्हीटस्टोन सेतु पर। तो लिखेंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P बटे Q बराबर R बटे S। ये पुण्य निकाला था भी, P और Q इन दोनों के मान ये रहे। P का मान कितना है LX, Q का मान कितना है 100 माइनस LX R बटे S। X के X चटक दो, S को L से गुणा करेंगे LS बराबर 100 माइनस L को R से करेंगे तो R 100 माइनस L, S को मान चाहिए S को मान चाहिए तो L का भाग दो तो S बराबर R 100 माइनस L बटे L। जब प्रतिरोध S को क्या में नापेंगे ओम में। खत्म हो गया, तैयार कर लेना, समझ रहे नहीं। अब तैयार तो करना पड़ेगा आपको, कर लोगे, तैयार कर लोगे बेटा, कर लोगे तो चलो अच्छी बात है। आप लोग तैयार कर लेना इसको अच्छी तरह। चलो आगे ले चलता हूं। अब देखना, अब मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूं। देखो बेटा, देखिए बेटा, ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं। ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध किसे कहते हैं, समझाइए। हाँ, ये ओमीय प्रतिरोध है तो अपन लिखेंगे ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है।
ओम के नियम का पालन करता है, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। आगे देखो, इसमें यहां से देखो, इसमें विभवांतर तथा धारा की मध्य ग्राफ खींचने पर, इसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा, क्या बेटा, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ कैसे खींचे वो देखो बेटा, ऐसे, ऐसे, ये बी है, ये आई है, ये मूल बिंदु है ओ। ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमी प्रतिरोध कहलाता है। इसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा? सरल रेखा। इसके बाद दूसरी हेडिंग है बेटा, अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध कैसे लिखेंगे? ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। अनओमीय प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। इसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य, इसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर एक वक्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक वक्र प्राप्त होता है। जब आपको ग्राफ ऐसा बना लिए, ऊपर ही बना देता हूं, इसका भी ग्राफ ऐसे, ये बी है, ये आई है, ये मूल बिंदु है ओ, जो ओमी का है, जो अनोमी का है। देख लो बोर्ड पे, फोटो खींच लिया करो तुरंत। ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ओमी प्रतिरोध कहलाता है। इसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा। ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, अनोमी प्रतिरोध कहलाता है। इसमें विभवांतर तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर एक वक्र प्राप्त होता है। वक्र का मतलब टेढ़ी रेखा। समझ गए? समझ गए होंगे ना? तो समझ गए तो अच्छी बात है, आप समझदार हैं। ठीक है, तो फिर अगली क्लास आपकी इच्छा कब है बताइए। चलो आज इतना ही काफी है।